नमस्ते। आज हम औपनिवेशिक अर्थनीति का स्वरूप पाठ में आगे की ओर बढ़ेंगे, परंतु इसके पूर्व दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जमींदारी प्रणाली का अन्य नाम क्या था? स्थायी बंदोबस्त। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने कई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिनमें थे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी आदि। इन तीनों ही व्यवस्था से जुड़ी तालिका आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ किस व्यवस्था में किस प्रकार के कर व्यवस्था सूचित की गई थी, किस प्रकार किसान इससे लाभान्वित हुए, कौन से लोग जुड़े थे, ये सारी जानकारी इस तालिका में दी गई है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय ग्रामीण जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। आरंभ से ही कंपनी भू राजस्व के रूप में अधिकतम राशि निर्धारित करना चाहती थी। सबसे बढ़कर सरकार की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गई तथा रैयतों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे-धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगे तथा भारतीय कृषि बर्बाद सी हो गई। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि इस प्रकार महाजन के अत्याचार से ग्रसित दरिद्र मनुष्य उनके सामने फरियाद कर रहे हैं, अपने सामानों को बेच रहे हैं। अनौद्योगिकीकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था। भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांवों में जाकर खेती करने लगे। उदाहरणतः बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई थी। अब कृषकों में केवल दरिद्रता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में ही होता था। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, किंतु लगान जो जमींदार किसान से लेता था वह परिवर्तनशील था अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था।
इससे किसान भूमि पर अपने पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों का तिहरा बोझ होता था। अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती थी। अतः एवं ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ तथा नए भूमि संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियां एवं अत्यल्प संसाधन थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया तथा किसानों पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई तथा किसानों की क्रय शक्ति से यह और दूर होने लगी। जमींदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया और न ही इस कार्य में कोई रुचि दिखलाई। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था और इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। वह था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि जीवनयापन का एक मार्ग थी, न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगा। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों एवं सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बागान उद्योगों तथा चाय, कॉफी, रबर एवं नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच चुका था। इन बागान उद्योगों का स्वामित्व लगभग यूरोपियों के हाथ में था तथा इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। आज हम इतना ही करेंगे और आपको पढ़ाए गए पाठ के आधार पर केवल एक प्रश्न दिया जा रहा है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखें और अगली क्लास में आपसे इसके उत्तर की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।